दोस्तों मूवी के ओपनिंग सीन में एक लड़की दिखाई जाती है। उसका नाम यूबिन है। वो अपना काम खत्म करने के बाद अपने घर लौट रही थी। वो जब अपने फ्लैट में जाने के लिए लिफ्ट में जाती है तो उसी लिफ्ट में एक हेलमेट पहना हुआ इंसान भी चढ़ जाता है। लिफ्ट जैसे ही तीसरे फ्लोर पर रुकती है वो दोनों वहीं उतर जाते हैं और फिर वो लड़की अपने फ्लैट में जाती है और वो हेलमेट वाला आदमी उसके पास वाले फ्लैट में चला जाता है। अंदर आने के बाद यूबिन अपने फ्रेंड से बात करने लगती है। वो उसे बताती है कि मेरे साथ वाला पड़ोसी मुझ पर नजर रखता है। बात करते करते उसे अपने रूम में एक शर्ट पड़ी हुई दिखाई देती है जो उसकी नहीं थी। उसे शक था कि ये जरूर साथ वाले पड़ोसी ने रखी है, इसलिए वो गुस्से में उसके फ्लैट के बाहर जाकर उसे धमकाने लगती है कि मुझे पूरा यकीन है मेरे जाने के बाद तुम मेरे फ्लैट में आते हो। मैंने इस वजह से अपने फ्लैट में कैमरा भी लगवाया हुआ है और अब मैं पुलिस को कॉल करके बुला रही हूँ। यूबिन ने सच में कैमरा लगवाया हुआ था और अभी तक उसने कैमरे की रिकॉर्डिंग भी चेक नहीं की थी। उसी दिन जब वो अपने फ्लैट में वापस आती है तो थोड़ी देर बाद कोई उसके दरवाजे पर नॉक करता है और जब वो बाहर जाके देखती है तो बाहर कोई भी दिखाई नहीं देता है। जल्दबाजी में वो अपना फ्लैट खुला छोड़कर चेक करने थोड़ा आगे चली जाती है। वहाँ उसे एक छोटी बच्ची मिलती है। यूबिन उससे कहती है कि बेटा तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो, जाओ अपने घर चली जाओ। उसके बाद यूबिन अपने फ्लैट में वापस आती है। वो अपने कैमरा रिकॉर्डिंग को चेक कर रही होती है, तभी उसे अपने पीछे किसी की आहट महसूस होती है। जब वो मुड़कर देखती है तो उसे वहाँ पर वही हेलमेट वाला इंसान खड़ा दिखाई देता है। यूबिन को देखते ही उसने एक लोहे की रॉड निकाल ली जिस पर खून लगा हुआ था। उसे देखकर यूबिन बहुत ज्यादा डर जाती है। वो अपनी जगह से उठकर वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो हेलमेट वाला इंसान एकदम उसके सर पे रॉड मार देता है जिससे वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। फिर वो उसी रॉड से उसे जान से मार देता है। नेक्स्ट सीन में एक फैमिली दिखाई जाती है जिसमें फैमिली के हेड का नाम है किम। किम की एक वाइफ और 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। किम को एक बीमारी थी जिसकी वजह से उसे हल्की सी भी गंदगी से एलर्जी हो जाती थी। गंदगी उससे जरा भी बर्दाश्त नहीं होती थी, इसलिए उसे हर चीज एकदम बिल्कुल साफ चाहिए थी। अब एक दिन किम के पास कॉल आती है। उसे बताया जाता है कि काफी वक्त से तुम्हारा सौतेला भाई लापता है। जिस आदमी ने उसे कॉल की थी वो किम को बताता है कि आपका भाई जिस बिल्डिंग में रहता है मैं वहाँ का केयर टेकर बोल रहा हूँ और अब आप लोग आकर अपने भाई का सामान ले जाओ। अगले ही दिन किम उस बिल्डिंग में पहुँच जाता है। ये वही बिल्डिंग थी जिसे हमने शुरुआत में देखा था। अपनी बीवी बच्चों को बाहर छोड़कर किम सामान लेने अपने भाई के फ्लैट में चला जाता है, जहाँ उसे अपने भाई के सामान से हटकर और भी सामान मिलता है, जैसे कि कुछ औरतों और बच्चों के कपड़े, जूते और 2 टूथब्रश। ये सब देखकर किम को बहुत अजीब लगता है, इसलिए वो केयर टेकर से कॉल करके पूछता है कि क्या मेरे भाई के साथ यहाँ और भी कोई रहता था। तो केयर टेकर बताता है कि यहाँ तुम्हारे भाई के अलावा और कोई नहीं रहता था। अब किम थोड़ी जानकारी हासिल करने के लिए आसपास के लोगों के फ्लैट्स में जाता है। यहाँ पे वो बहुत ही अजीब सी चीज नोटिस करता है कि हर किसी की डोरबेल के पास एक अजीब तरह का निशान बना हुआ है। इस बारे में लोगों से बात करके उसे पता चलता है कि इनके ये निशान किसी खास मकसद से बनाए गए हैं। ये निशान दरअसल घर में कौन कौन रहता है इस बारे में बनाए गए हैं, यानी कि कितने आदमी, कितनी औरतें और कितने बच्चे। उसके भाई के फ्लैट के बाहर भी इसी तरह के निशान बने हुए थे। बाहर गाड़ी में किम की फैमिली जब बैठी थी तो एक दुकान पर गेम देखकर बच्चे गेम खेलने की जिद करते हैं। अब क्योंकि उनके लिए ये नई जगह थी इसलिए उनकी मॉम उन्हें मना कर रही थी, पर बच्चे जब नहीं मानते हैं तो वो उन्हें जाने देती है और खुद वो अपनी मॉम से कॉल पे बात करने लग जाती है। कॉल कट करने के बाद जब उसने बाहर देखा तो बच्चे वहाँ से गायब हो चुके थे। वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वो जल्दी से कार से बाहर आकर हर जगह अपने बच्चों को ढूंढती है। बाद में उन्हें ढूंढते हुए जब वो वापस गाड़ी के पास आती है तो वो देखती है कि बच्चे एक पागल आदमी के साथ उन्हीं की कार में बंद हैं। वो गुस्से से उस आदमी को गाड़ी से बाहर निकलने को बोलती है, लेकिन वो उल्टा उसी से बहस करने लगता है। उसे परेशान देखकर एक पड़ोसी औरत वहाँ पर आती है जिसका नाम है जूही, और वो उसके साथ मिलकर उस पागल आदमी को गाड़ी से भगा देती है। इतनी ही देर में वहाँ किम भी आ जाता है और जब वो देखता है कि जूही ने मेरी फैमिली को बचाया है तो वो उसका शुक्रिया अदा करता है। जूही इस फैमिली को अपने फ्लैट में लेकर जाती है और उन्हें कॉफी पिलाती है। वो किम से पूछती है कि आप लोग तो पैसे वाले बड़े लोग लगते हो, तो आप इस तरह की जगह पर क्या करने आए हो। किम उसे बताता है कि इस बिल्डिंग के एक फ्लैट में मेरा भाई रहता है। तभी किम के भाई का नाम सुनकर जूही उनके साथ अचानक से बहुत अजीब सा बर्ताव करने लगती है। वो उन्हें जबरदस्ती अपने घर से निकालने लगती है। हालांकि किम उससे बात करने की कोशिश करता है कि क्या हुआ, आप अचानक से हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। तो वो बस इतना कहती है कि आप अपने भाई को समझाओ क्योंकि वो मुझ पर और मेरी बेटी पर नजर रखता है। वो हमें बहुत ज्यादा परेशान करता है। अपने भाई के बारे में इस तरह की बातें सुनकर किम ये फैसला करता है कि मैं कुछ दिन के लिए अपने भाई के फ्लैट में ही रुकूंगा ताकि मैं सच्चाई जान सकूं। वो अपने बच्चों को अपनी वाइफ के साथ घर भेज देता है। कुछ देर बाद हम उसे अपने भाई के फ्लैट के वॉशरूम यूज करते हुए देखते हैं। अचानक से उसे एक अजीब सी आवाज आती है। जब वो चेक करने बाहर जाता है तो वहाँ कोई नहीं था। उसे ये बात बहुत अजीब लगती है। उसके बाद वो अपना फोन लेने के लिए अपने ब्लेजर की पॉकेट को चेक करता है।
तो उसका मोबाइल वहाँ से गायब हो चुका था। वो सोचता है कि मेन डोर तो लॉक है, फिर अंदर कौन और कहां से आया जिसने मेरा मोबाइल चुरा लिया। इस सोच के साथ वो पूरे फ्लैट को चेक करने लगता है। तभी उसे वहाँ पर एक खुफिया रास्ता मिलता है। उस रास्ते में जब वो गया तो वहाँ से वो यूबिन के फ्लैट में आ जाता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि यूबिन अपने जिस पड़ोसी की बात कर रही थी जो उसे परेशान करता था, वो और कोई नहीं बल्कि किम का भाई था। और उसका शक सही था कि मेरे जाने के बाद वो पड़ोसी यहाँ आता था। अगले दिन किम की वाइफ अपने बच्चों को स्कूल से लेकर घर वापस जा रही थी। वो जब पार्किंग एरिया में थी तो वहाँ सामने वही हेलमेट वाला बंदा खड़ा हुआ था। फिर वो जैसे ही लिफ्ट में गई तो वो हेलमेट पहना इंसान उनके साथ लिफ्ट में चढ़ गया। अब जैसे ही किम की वाइफ अपने फ्लोर पर उतरी, हेलमेट वाला इंसान नोटिस कर लेता है। इस तरह उसने देख लिया था कि वो कौन से फ्लैट में रहती है। एक दिन किम की वाइफ का एक पार्सल आया था जिसे लेने वो बिल्डिंग के बाहर जाती है, और जब बच्चे घर में अकेले थे तो वो हेलमेट वाला इंसान उनके दरवाजे पर आकर नॉक करने लगता है। किम की वाइफ जब पार्सल को ओपन करती है तो वो बॉक्स उसे खाली मिलता है। तभी वो बच्चे अपनी मॉम को कॉल करके बताते हैं कि दरवाजे के बाहर कोई है जो बार बार डोर ओपन करने को बोल रहा है। उनकी मॉम उन्हें समझाती है कि बेटा मैं बस आ रही हूँ, तुम दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। हेलमेट वाला इंसान दरवाजे पे बने छोटे से होल के जरिए अंदर हाथ डालता है। वो लॉक खोलकर अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है। दौड़ते भागते किम की वाइफ भी वापस अपने फ्लैट में आ जाती है। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, ऊपर वाले फ्लोर से आता हुआ हेलमेट वाला इंसान उसे देख लेता है और जबरदस्ती उनके घर में घुसने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे तैसे किम की वाइफ उसे बाहर ही रोक के रखती है और मदद के लिए जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर सामने वाले फ्लैट से एक आदमी निकल के बाहर आता है, जिसे देखकर हेलमेट वाला इंसान वहाँ से भाग जाता है। किम की वाइफ उसे इस बारे में फौरन बता देती है। वो भी वहाँ पर आ जाता है और जब पुलिस वहाँ आकर बिल्डिंग के कैमरा चेक करती है तो पता चलता है कि वो हेलमेट वाला आदमी बस किम की वाइफ का ही पीछा कर रहा था और किसी को उसने देखा तक नहीं। ये जानकर किम को हैरानी होती है और वो पुलिस से कहता है कि अगर ऐसा है तो मेरे ख्याल से वो हेलमेट वाला इंसान मेरा ही सौतेला भाई है। इसके बाद किम अपने वकील के पास जाता है। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि वो दोनों सौतेले भाई कैसे बने। दरअसल उसके सौतेले भाई के मॉम डैड ने किम को गोद लिया था और हैरान कर देने वाली बात ये थी कि उसकी मॉम डैड ने अपने बेटे की बजाय अपनी सारी प्रॉपर्टी किम के नाम कर दी थी, जबकि उसके सौतेले भाई को कुछ नहीं मिला। हालांकि वो अपने मॉम डैड का असली बेटा था। अब उसके डैड ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि जब किम और उसका सौतेला भाई छोटे थे तो उसके भाई के ऊपर एक इल्जाम लगा था कि उसने एक लड़की के साथ बुरा सलूक किया है, लेकिन किम जानता था कि उसका भाई बेकसूर है। फिर भी वो झूठ बोल देता है कि हाँ ये इल्जाम सच है, सच में उसने लड़की के साथ बुरा सलूक किया था। किम ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसके सौतेले भाई को एक बीमारी थी जिसकी वजह से उसकी स्किन पर लाल निशान बन जाया करते थे, और क्योंकि किम को भी ये प्रॉब्लम थी कि उससे गंदगी और इस तरह की चीजें पसंद नहीं थी, इसलिए वो अपने भाई को पसंद नहीं करता था और उसने झूठ बोला। और तभी के बाद उसके डैड उस पर गुस्सा करने लगे। उन्होंने उसे घर से भी निकाल दिया था और यही वजह थी कि उसके नाम कोई भी जायदाद नहीं थी। तो किम को लगता है कि मेरी फैमिली को परेशान करके मेरा भाई मुझसे अपना बदला ले रहा है। वकील से मिलने के बाद किम वापस अपने फ्लैट पर आता है और वो देखता है कि किसी ने उसके डोरबेल पर भी वही निशान बना दिए थे जैसे कि उसके भाई के डोरबेल पर थे। किम पूरी बिल्डिंग को चेक करता है जहां सभी के दरवाजे पर इसी तरह के निशान बने हुए थे। किम की वाइफ अपने बच्चों को लेने स्कूल गई थी, जहां वो अपनी बेटी को तो ले लेती है, लेकिन उसके बेटे के बारे में उसे पता चलता है कि वो कब का स्कूल से जा चुका है। बिल्डिंग के कैमरा चेक करने के बाद उसे पता चलता है कि उसका बेटा पार्क में खेल रहा है, पर मुसीबत की बात ये थी कि वो हेलमेट वाला इंसान भी वहीं पार्क में था। इस बारे में वो जल्दी से किम को बताती है और वो दोनों जल्दी से पार्क में चले जाते हैं। इस बार किम उसे पकड़ने में कामयाब रहता है। वो उसे काफी मारता भी है, लेकिन जब वो उसका हेलमेट उतारता है तो पता चलता है कि ये उसका भाई नहीं है बल्कि ये तो कोई और लड़का है। इन सारे हालातों की वजह से किम काफी परेशान हो गया था। वो उसी टाइम अपने भाई के फ्लैट में जाता है, पर वहां पहुंचने के बाद भी उसे कोई नहीं मिलता है। परेशान होकर वो वापस अपनी गाड़ी में आकर बैठ जाता है। तभी उसे हेलमेट पहना हुआ एक और इंसान दिखाई देता है। किम उसका पीछा करने लगता है। थोड़ी देर बाद उस हेलमेट वाले इंसान को पता चल जाता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, तो वो वहां से भागने लगता है और किम भी उसके पीछे भागकर उसे पकड़ लेता है। फिर उन दोनों में काफी ज्यादा हाथापाई होने लगती है। उसके बाद जब उसका हेलमेट उतारा जाता है तो पता चलता है कि ये भी उसका भाई नहीं है बल्कि ये तो यूबिन का दोस्त है। जिसके बाद वो दोनों किम के भाई के फ्लैट में आ जाते हैं और बातें करने लगते हैं।
यहाँ पर यूबिन का दोस्त किम को बताता है कि मैंने यूबिन को अपना क्रेडिट कार्ड दिया था और वो काफी महीनों से लापता है, लेकिन उसका क्रेडिट कार्ड आज भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। ये दोनों बात कर ही रहे थे, तभी किम को बाहर हेलमेट वाला इंसान खुफिया रास्ते के पास खड़ा दिखाई देता है। ये दोनों जल्दी से भागकर उसका पीछा करते हैं और यूबिन के फ्लैट में आ जाते हैं। ये दोनों जब उसे ढूंढ रहे थे तभी किम को अलमारी में यूबिन की लाश मिलती है, जो खून से लथपथ प्लास्टिक में लिपटी हुई थी। वो आकर किम के ऊपर गिर जाती है, जिसकी वजह से वो काफी डर जाता है और चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर यूबिन का दोस्त वहाँ आता है और जब उसे पता चलता है कि यूबिन मर चुकी है तो वो काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। लेकिन तभी पीछे से हेलमेट वाला इंसान उसके कमर में चाकू घुसा देता है, जिससे वो जख्मी हो जाता है और फिर वो हेलमेट वाला इंसान उसके सर में जोर से वार करके उसकी जान ले लेता है। उसके बाद वो किम के पीछे पड़ जाता है और उस पर रॉड से हमला करने लगता है। इसी दौरान किम चाकू लेकर उसके पीछे पड़ जाता है। फिर अचानक से बाहर निकलकर एक दो रॉड किम को लग जाती हैं, लेकिन फिर भी वो बचते बचाते उसे पकड़ ही लेता है और इन दोनों के बीच काफी देर तक लड़ाई होती है। किम उसके ऊपर आकर उसका हेलमेट उतारने की कोशिश करता है, ये चेक करने के लिए कि आखिर ये कौन है, पर तभी वो चालाक इंसान अपनी जान बचाने के लिए उसकी पैर में चाकू घुसा देता है, जिससे किम को इतना ज्यादा दर्द होता है कि वो उस हेलमेट वाले इंसान को छोड़ देता है। और फिर वो हेलमेट वाला इंसान चाकू लेकर किम को मारने ही वाला था, तभी किम वहाँ पड़ी ईंट उठाकर उसके हेलमेट में दे मारता है और जल्दी से अपनी जान बचाकर एक फ्लैट में आ जाता है, जो कि उसी औरत यानी जूही का था। उस वक्त जूही तो घर पर नहीं थी, लेकिन उसकी बेटी थी जिसकी एक आंख खराब थी। यहाँ किम अपने जख्मों पर पट्टी करता है और क्योंकि उसका फोन चोरी हो गया था तो वो जूही की बेटी से एक फोन मांगता है। इस पर वो बच्ची उसे एक कमरे में ले जाती है, जहाँ पर बहुत सारी औरतों के पर्स, बच्चों के खिलौने और ढेर सारे फोन पड़े हुए थे। वो बच्ची उन्हीं में से एक फोन किम को लाकर देती है, जो एक्चुअल में किम का ही फोन था, जो उसके कोर्ट से तब गायब हुआ था जब वो अपने भाई के फ्लैट पर था। किम हैरान होते हुए बच्ची से पूछता है कि तुम्हें ये फोन कहाँ से मिला, तो बच्ची उसे बताती है कि ये फोन मुझे मम्मा ने लाकर दिया था। ये सुनकर किम को सारी बात समझ आ जाती है कि हेलमेट पहनकर सबको जो मारता है वो और कोई नहीं बल्कि इस बच्ची की माँ जूही है, और जिन लोगों का सामान वहाँ पड़ा था वो सब इसके शिकार थे। ये जानकर किम चक्कर खाकर वहीं जमीन पर गिर जाता है, लेकिन जब उसकी नजर सामने गई तो उसे अपने भाई की लाश दिखाई देती है। वो भी खून में लथपथ थी, बिल्कुल यूबिन की लाश की तरह। इससे पहले कि वो कुछ करता, जूही वहाँ आ जाती है और किम के सर पर जोरदार रॉड से हमला कर देती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। उसे मरा हुआ समझकर जूही उसका सारा सामान ले लेती है। किम की वाइफ अपने सामान की पैकिंग कर रही थी, क्योंकि वो अपने बच्चों को अपने मॉम के घर अमेरिका भेज रही थी। तभी उनकी बिल्डिंग के बाहर जूही दिखाई देती है, जो अपनी बेटी के साथ किम की वाइफ के पास उन्हीं के फ्लैट में जा रही थी। गाड़ी में बैठकर किम की वाइफ को याद आता है कि वो दवाइयाँ लेना भूल गई है, तो इसलिए वो दवाइयाँ लेने वापस अपने फ्लैट में जाती है। दवाइयाँ लेकर वो जाने ही वाली थी कि तभी उसके पास किम का फोन आता है, क्योंकि वो अभी जिंदा था। वो उस वक्त सिर्फ बेहोश हुआ था। वो अपनी वाइफ को सारी सच्चाई बता देता है कि हेलमेट पहना इंसान कोई आदमी नहीं बल्कि औरत है, और वो भी और कोई नहीं बल्कि जूही है। इसलिए तुम जल्दी से फ्लैट खाली करके फौरन वहाँ से निकल जाओ, क्योंकि वो वहाँ आती होगी। अब इससे पहले वो वहाँ से भाग पाती, जूही वहाँ आकर रॉड से उस पर वार करके उसे बेहोश कर देती है। फिर जूही जाती है पार्किंग एरिया में, जहाँ गाड़ी में उनके बच्चे बैठे थे। वो बच्चों को दरवाजा खोलने को कहती है, पर बच्चे समझदार थे, वो दरवाजा खोलने से मना कर देते हैं। तभी जूही को याद आता है कि गाड़ी की चाबी तो मेरे पास है, जो उसने किम की वाइफ को बेहोश करने के बाद उससे ले ली थी। जूही गाड़ी को खोलकर बच्चों को मारने की कोशिश करती है, लेकिन बच्चे बड़ी चालाकी से गाड़ी से निकलकर वहां से भागने लगते हैं। किम भी पार्किंग एरिया में आ जाता है। वो ज्यादा तेज नहीं भाग सकता था, क्योंकि उसकी टांग में चोट लगी हुई थी। दोनों बच्चे जूही से बचते हुए वापस अपने फ्लैट में जाने लगते हैं, और जूही भी उनका पीछा करते हुए अंदर घुस जाती है। थोड़ी देर में किम भी वहीं फ्लैट में आ जाता है। इससे पहले किम बच्चों तक पहुंच पाता, जूही रॉड से उस पर हमला कर देती है। वो उसके ऊपर चढ़कर उसे जगह जगह इतना मारती है कि वो बेहोश हो जाता है, जिसके बाद वो दोबारा से बच्चों के पीछे पड़ जाती है। थोड़ी ही देर में किम को होश आ जाता है और वो आराम से रोकते हुए उसे समझाता है कि देखो, तुम्हें हमसे दौलत पैसा चाहिए ना तो तुम सब रख लो, लेकिन प्लीज मेरी फैमिली को कुछ मत करना, उन्हें छोड़ दो। जूही भी उनकी बात सुनती है और यहाँ उनकी बात बनने ही वाली थी कि तभी दरवाजे पर पुलिस आ गई थी। इस वजह से जूही घबरा गई। वो दोबारा से किम पर हमला करके उसका गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करती है। अभी थोड़ी देर पहले किम ने नोटिस किया था कि घर में पेट्रोल लीक होकर फैला हुआ था। किम लाइटर जला देता है और वहाँ आग लग जाती है। आग फैलती फैलती पूरे घर में लग जाती है। आग को देखकर जूही काफी घबरा गई थी, क्योंकि आग उसके काफी करीब पहुंच गई थी और उसके कपड़े भी जलने लगते हैं। वो पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश करती है, लेकिन आग की चपेट में आकर वो पूरी तरह जल जाती है और पूरी तरह जलने से उसकी मौत हो जाती है।
तभी दरवाजा खोलकर पुलिस अंदर आ जाती है और आग को बुझाते हुए वो इस फैमिली को भी बचा लेती है। फाइनल सीन में दिखाया जाता है कि ये फैमिली बिल्कुल ठीक और सही सलामत है। किम ने अपना फ्लैट छोड़ दिया है जहां पर अब एक नई फैमिली शिफ्ट हो रही थी। किम अपनी फैमिली को लेकर हमेशा के लिए अमेरिका शिफ्ट हो रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि उसी फ्लैट की एक अलमारी में जूही की बेटी अभी तक छुपी हुई है। एक्चुअली शुरुआत में जूही का टारगेट यूबिन नहीं, बस वो किम का भाई था। लेकिन जब यूबिन ने आकर उसे पुलिस बुलाने की धमकी दी तो वो घबरा गई। उसने यूबिन को भी मार डाला, जिसके बाद जूही ने इन दोनों के फ्लैट्स का इस्तेमाल किया, क्योंकि जहां पर वो पहले रहती थी वहां पुलिस आ गई थी, जिस वजह से उसे वो फ्लैट खाली करना पड़ा था। फिर जूही ने किम और उसकी फैमिली को अपना टारगेट बनाया। ऐसा उसने बहुत सारे लोगों के साथ किया था। वो लोगों को मारकर उनका सामान चुरा लिया करती थी। वैसे जूही तो अब मर चुकी है, तो शायद ये बुराई यहीं खत्म हो जाए, वरना उसकी बेटी अभी जिंदा है, जिसके जरिए ये सिलसिला चलता रहेगा। और इसी पॉइंट पे ये मूवी एंड हो जाती है। वेल गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना। ऐसी और मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए वेगांतिस को सब्सक्राइब भी कर लेना।